नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं आपकी ओर से 7 गारंटी घोषित कर रहा हूं। हमारे द्वारा एक सर्वेंट पंजीकरण पोर्टल बनाया जाएगा जिससे कई लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। श्रमिक कार्ड की ही तरह उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी सर्वेंट कार्ड बनाएंगे, एक सर्वेंट हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। इनके कामों के घंटे, इनका वेतन और काम करने की स्थितियों पर नियम कानून बनाए जाएंगे। आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ तरफ से 7 गारंटी अनाउंस कर रहा हूं इन लोगों के लिए। पहला, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जब कोई व्यक्ति को, स्टाफ को निकाल दिया जाता है, कोई नया आता है, नए वाला कोई और रखना चाहता है, उसे ये नहीं पता मैं किसे रखूं, तो एक पोर्टल होगा जिसमें जो लोग अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खाली है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, और जो नए आए हैं और वो सर्वेंट या स्टाफ ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करके एक दूसरे से मैचिंग हो जाएगी कि जो खाली बंदा है वो उनकी लिस्ट हो जाएगी, जो काम देने के लिए स्टाफ को ढूंढ रहे हैं उनकी लिस्ट, और ये एक दूसरे से इनकी मैचिंग हो सकती है। ये सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है, उनके एमपीएस ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, वो सड़क पे आ जाता है, तो टेम्परेरी कुछ महीने, कुछ साल के लिए वो उस हॉस्टल में रह सकता है जब तक उसको फ्रेश नौकरी नहीं मिल जाती। ईडब्ल्यूएस के जो दिल्ली सरकार के मकान हैं, जो कि सस्ते रेट पे दिए जाते हैं, आसान किस्तों पे दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ जो पर्सनल है उनको भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इसके ऊपर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा। जो अभी हमने ऑटो चालक भाइयों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया कि 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, और उनके परिवार के अंदर बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि, और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, ये चारों बेनिफिट सर्वेंट ऑब्लिक स्टाफ के लिए भी दिए जाएंगे। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं पर कहा है कि हम सभी दुखी हैं। वे केवल कुछ लोग नहीं बल्कि हमारा परिवार है। प्रभु से प्रार्थना है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए उन्हें मोक्ष प्रदान करें और जो घायल अवस्था में हैं उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने पूरी टीम को लगाए हुए हैं ताकि इस प्रकार की कोई दूसरी घटना न घट सके। नियमों का पालन करें और प्रशासन ने जो कहा है उन सभी बातों का ध्यान रखें। ये घटना घट गई। पहली बात, हम सब सचमुच दुखी हैं, और केवल कुछ लोग नहीं बल्कि हमारा परिवार है। और इस दुख की घड़ी में सच मानिए, परमार्थ निकेतन शिविर में जब हमने यज्ञ किया, पूरे विश्व के लोग आए हैं, उनकी आंखें नम हो गई। सबको लगा कि सच अपने थे। लेकिन कभी कभी घटनाएं घटती हैं, कुछ रोका नहीं जा सकता, विधि का विधान है। बस इतना ही करना है। अब हम उस परिवार के साथ, पूरा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, संत समाज खड़ा है, और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो चले गए हमें छोड़कर, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। जो घायल अवस्था में शीघ्र स्वस्थ हों और जल्दी ही अपने घरों को लौटें। लेकिन याद रखें कि हम एक हैं, आपके साथ हैं। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी कितनी तरह से पूरी टीम को लगाया हुआ है। अब कोई भी इस तरह की घटना ना घटे, ताकि प्रशासन का जो भी नियम बनाए, आदेश बनाए, उसको पालन करें। हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतने लोग आ रहे हैं,
नेचुरली दबाव बनता है, वो भी इंसान है, लेकिन उनको उस दबाव पे झेलने के लिए आप लोग भी नियमों का पालन करें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस देश की आस्था को, श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। सच में कितने लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं, और अखाड़ों ने जो किया मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने दिखा दिया कि अखाड़ा सचमुच जब भी इस देश पर आपदा आई साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, इस बार का स्नान पहले संत नहीं, पहले सब भक्त समाज करेगा, और फिर शाम को जाकर उन्होंने किया। मैं वंदन करता हूँ सभी अखाड़ों को। तीसरी बात, अब हमें क्या करना है? मुझे लगता है नियमों का पालन करें। शासन ने बहुत कुछ कहा है, उसको ध्यान रखें, और इस पूरे क्षेत्र में सच मानिए जहां आप नहाए वहीं संगम है। ऐसा नहीं है कि इस किनारे या उस किनारे, केवल एक संगम नोज पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अपने भारत की नोज को बचाए रखने के लिए सच मानिए आप अपने दिलों में संगम का ध्यान करते हुए जहां स्नान करें, इस बार का संगम सचमुच आपको मोक्ष प्रदान करेगा, आपको शांति प्रदान करेगा, तनावों से मुक्त करेगा, पुण्य प्रदान करेगा, पापों से शुद्धि प्रदान करेगा। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि जितने भी लोग हैं, अभी भी शहरों में कितने लोग रुके हैं, आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, मैं तो चाहूँगा जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्कूल है, अस्पताल है, उनको खोल दो, ताकि चलते चलते लोग जब थकते हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी बैठने की जगह चाहिए। इसलिए यही काम हमें सारे पंडालों को करना चाहिए। परमार्थ निकेतन भी अपने कई सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए, और यहाँ पर आप देखेंगे दिन में भोजन कर रहे हैं और रात को कथा पंडाल में जब आप देखेंगे आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक, अंदर बाहर सब जगह सबको कहा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई हैं, शौचालय बाहर बने हुए हैं, स्नान संगम में करें, और ध्यान और शयन यहाँ बैठकर हम लोगों के टेंटों में करें। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आज यही समय है, ये संगम का ये प्रयाग बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। सभी दिल खोल के सबको रुकने की करें, ताकि कुछ क्षण बैठकर लोग आराम कर सकें। दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। हरियाणा के औद्योगिक कचरे का जो प्रदूषित जहरीला पानी ड्रेन नंबर 6 से यमुना से में जुड़ रहा है, वहां मेरे साथ नायब सिंह सैनी चलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर उन्होंने कहा है कि सैनी जी मेरे साथ चलें और वहां पानी पीकर दुनिया को दिखा दें। अब ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी में हरियाणा सीएम ने ऐसे पानी उठाया, ऐसे निकाल दिया। देश की जनता जो है मूर्ख नहीं है। 1 लीटर भर के पानी ड्रेन नंबर 6 का जो प्रदूषित जहरीला पानी हरियाणा के इंडस्ट्रियल वेस्ट का निकल रहा है और सीधा यमुना में जुड़ रहा है। ड्रेन नंबर 6 का पानी जहां जुड़ रहा है वहां पे नायब सैनी जी चले, मैं साथ चलूंगा। 1 लीटर भर के बॉटल में ग्लास में डाल के नायब सिंह सैनी जी को दूंगा, पी ले, दुनिया को दिखा दे। लोग मूर्ख नहीं है। जब चाहे नायब सैनी मुझे बता दें, मैं अपना चुनाव छोड़ के नायब सैनी साहब के साथ चलूंगा। ड्रेन नंबर 6 उन्हें पता है, और जहां वो यमुना में मिल रही है वहीं पे चलेंगे। नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि लोगों को चुनाव में डराया और धमकाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को यह समझ आ गया है कि वे चुनाव हार रहे हैं। आपके चुनाव प्रचार प्रसार में एक भी ऐसी फोटो नहीं मिली है। हमने पहली बार देखा चुनाव में कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैलेंडर में 500-500 रुपए डालकर दिए जा रहे हैं। वो भी वीडियो देखें। ये सबसे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अरविंद केजरीवाल को ये तो समझ आ गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है, और वो जो शराब के घोटाले में 25 करोड़ रुपया वकील को फीस देते थे,
वो भी दिल्ली सरकार के पैसे से, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। अगर ये हार गए तो वो 25 करोड़ रुपए की फीस ये कैसे दे पाएंगे? और अगर बड़े बड़े वकीलों को नहीं रखेंगे तो फिर इनको सजा होना तो तय है। तो ये सारी बातों से अरविंद केजरीवाल इतना डर गए हैं और वो अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि हॉक्स कॉल हर वोटर को कर रहे हैं कि तुम्हारा वोट कट गया है, तुम्हारा वोट को जुड़वा रहे हैं। उनको डरा रहे हैं कि तुम्हारी सारी स्कीम बंद हो जाएगी अगर बीजेपी आ जाएगी। उनको डरा रहे हैं कि तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे अगर बीजेपी आ जाएगी। उनको डरा रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी अगर बीजेपी आ जाएगी। 11 साल में क्या किया दिल्ली की जनता को? कोई स्कूल का पिक्चर दिखा दीजिए, कोई हॉस्पिटल का पिक्चर दिखा दीजिए, क्या क्या आपने डेवलपमेंट किए उनके पिक्चर दिखा दीजिए। मगर आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रचार प्रसार में एक भी ऐसा फोटो नहीं मिला। और जो खास बात है गौर देने वाली वो ये है कि पिछले 2 महीने हो गए देश के लोगों ने नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का कैंपेन का एक भी पिक्चर नहीं देखा। कोई भी मीडिया चैनल उनको कवर करने के लिए अलाउड नहीं है। कोई भी अखबार में फोटो नहीं छपता है। कोई भी मीडिया उनको कवर करने के लिए जाता है तो पुलिस वाले उनको वहां पर मना कर देते हैं, क्योंकि एक भी कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली विधानसभा में कर रहे हैं उसमें 20 भी लोग नहीं। और यहां के स्थानीय लोग अगर होते तो वहां से पंजाब से आम आदमी पार्टी के गुंडे नहीं बुलाने पड़ते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कहा है कि उन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाई, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और किसी सत्ता के लिए नहीं लड़े। उन्हें किसी सत्ता का लालच नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। इस देश के लिए आजादी दिलाए, अपना जीवन पूरा देश के लिए अर्पित किया और किसी पावर के लिए या पावर के लिए नहीं लड़े, कोई पावर का लालच नहीं था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा होना और उनको सारी दुनिया सम्मान करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उनके जो उसूल, हमको उनके उसूलों पे चलना चाहिए, उस पे आज देश के नेता लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको गांधी जी के उसूल क्या है मालूम नहीं। और अहिंसा से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, ये भी उनको मालूम नहीं। अब इधर इधर चंद लोग बोल रहे हैं जो गांधी जी का मार्ग ठीक है और दुनिया में बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। लेकिन एक काम गांधी जी ने 100 साल पहले किया था और उसी के वजह से हम कामयाब होके आए। और दुनिया के बहुत से लीडर जैसा मंडेला जी हैं और दूसरे लूथर है, मार्टिन लूथर, ऐसे सभी लोग उनको गुरु मानते हैं। और ऐसे महापुरुष के बारे में, उनके उसूलों पे चलने के लिए हम सभी तैयार होना। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो आदमी, जो इंसान हम सबको आजादी दिलाया, उसको
गोली से मारने वाले भी लोग हैं और किसी के ऊपर कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनके छाती में गोली चलाकर उनको खत्म किया गया। ऐसे भी लोग और ऐसा भी आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं। तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये द्वेष का राजकारण है और जब तक आप लोग हिंसा करते रहेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो शांति के साथ जो उन्होंने हमको मंत्र दिया, शांति का मंत्र, उसको लेके अगर हम चलेंगे तो ये देश प्रगति करेगा, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। और उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए यानी देहात के आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है, आज भी वो सत्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर उन्हें नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। ये तस्वीर देखिए जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर उन्हें नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे, उन्हें नमन किया है और पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली के राजघाट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट स्थित गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट स्थित गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे और गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट स्थित गांधी स्मारक पर उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में जाता है, उस पर IPC के गंभीर चार्ज लगते हैं, PMLA भी लगा है, सिसोदिया पर भी शराब का इल्ज़ाम है, जैन पर भी आरोप है, ओखला से आपके मौजूदा विधायक हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। वे जेल जाते हैं और ऐसे बाहर आते हैं जैसे कोई ससुराल गया हो। उन्होंने कहा कि आखिर इनके पास कौन सा जादू की छड़ी है जो हमारे AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान के पास नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इनको न्याय मिल जाता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस IPC के चार्जेस लगते हैं, PMLA भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम,
खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे। 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जेल काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिवा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तलब में आपके दरमियान में आकर कह रही है, तो हमारी बहन को भी वही हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया, तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं, तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? क्या दोनों इंसान नहीं हैं? ये बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है। यहां पर टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस ने क्यों दिया शिफा को। अरे याद रखो, अगर चुनाव फिर होगा, फिर शिफा को देंगे, या जो जेल में बैठा है वो मजलूम है तो उसको टिकट देंगे। ये मजलिस की पॉलिसी है। हम चाहते ही हैं कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते, उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब की बार ओखला से शिफा को आपको कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि एक पैगाम देना है उन वक्त के फिरौनों को कि तुमने जुल्म किया, तुमने ऐसे कई नौजवान बच्चे और बच्चियों को जेल में डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वो मासूम बच्चे ताहिर हुसैन आज वापस आए। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि सर साहब, मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं, तो मैं आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार के इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में यह दुर्घटना न होती। उन्होंने कहा कि जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं किया, इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहां तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कंफ्यूजन है।
तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज्यादा है? जो लोग वहां पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल न उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहां स्वयं आते हों लोग, वहां पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, 10,000 करोड़ खर्च हुए और फिर सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं जब गया था कुंभ में तो मैंने यही मांग की थी, अगर कहीं व्यवस्था के लिए कमी है पैसे की तो पैसा भारत सरकार दे। भारत सरकार को भी बताना चाहिए कि कितना सरकार ने सहयोग किया है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि जेपीसी के इतिहास में इतना काम किसी ने नहीं किया होगा जितना इस कमेटी ने किया है। इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने, उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद नहीं आया। तो इस बिहार के जहानाबाद में खतियान निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। खतियान निकालने के लिए कार्यालय का ही दौड़ लगा रहे हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी उनका दस्तावेज नहीं निकल पा रहा है। कोई मखदुमपुर प्रखंड तो कोई कुर्था से यह दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जिला अभिलेखागार कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार चक्कर लगाए हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों से सिर्फ तारीख पर तारीख मिलता है। आलम यह है कि हर बार भारी भीड़ जुटती है और ऐसे में बेरंग वापस लौटना पड़ता है। देखिए 10वां महीना में हम जमा किए हैं, डेट मिला 18/12 को, लेकिन उस द्रव्यमान नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमको डेट दिए, देखिए 29/1 को, इसके बाद भी फिर आज नहीं हुआ है। किस चीज के लिए यहाँ पे आए? ये खतियान के लिए यहाँ पे समय से नहीं किया, समय से नहीं, आज का 4 महीना हो चुका है। डेली आते हैं लेकिन वो लिस्ट में नाम सटेगा, उसके बाद भी नहीं मिलता है यहाँ पे।
काफी परेशानी हो रहा है। बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसके? क्या सर को यहाँ से डीएम साहब को आदेश करना चाहिए और नहीं तो कर्मचारी को व्यवस्था करना चाहिए। कमी होने के कारण से दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत। हम यहाँ रिकॉर्ड रूम में आए हुए हैं खतियान निकालने के लिए। क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि 9वां महीना में अप्लाई किया हुआ था और 11वां महीना में देने के लिए बोले थे। कई बार आए, अपना पर्ची भी जमा किए, पर्ची पर डेट दे करके लौटा दिए, पुनः फिर बुलाए तो कहीं कि आप आइएगा 29 तारीख को। 29 तारीख को मैंने आया तो आज भी नहीं मिला। क्या लगता है कि स्टाफ की कमी के कारण से समस्या, और किस चीज को लेकर समस्या हो रही है? समस्या है, कहते हैं कि बार बार यही कहते हैं कि अगला तारीख पाइए, अगला तारीख पाइए, अब डेट देते हैं, डेट तो नहीं है। अब क्या इनका आप लोग क्या मांग करते हैं? डीएम साहब को इस पर समय पर दिया जाए, खतियान जा करके खतियान दिया जाए। परेशान मत कीजिए, बार बार काहे ना परेशान करते हैं। कहाँ से आए? बार बार नाम गाँव का नाम बताइए। कहाँ के खतियान निकालना? खतियान निकालना है अलाहगंज के। कहाँ पड़ता है? अलाहगंज मखदूमपुर में पड़ता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।